एक परिवार को अपने बच्चों से बड़ी ही उम्मीदें होती हैं, लेकिन क्या अगर वही बच्चे अगर उम्मीदों को तोड़ दें अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो क्या वो सही होगा या फिर गलत होगा? ये बात आप बताइएगा। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, वो भी एक पुलिस के पद पे तैनात होती है। पुलिस के पद पे तैनात रहते हुए उस लड़की ने इतना भयानक कदम उठाया, इतना खौफनाक कदम उठाया। वजह कुछ भी नहीं होती, बहुत छोटी सी वजह होती है। शायद अगर वो उस वजह को समझ पाती तो आज वो लड़की जिंदा होती, जीवित होती और अपने माँ का, अपनी बहन का ख्याल रख रही होती। लेकिन शायद ये उसको मंजूर नहीं था, ये किस्मत को मंजूर नहीं था। आखिर हुआ क्या था? एक लड़की के दो बहनें, जो माँ होती है, उन दोनों के सहारे लड़की पढ़ करके अफसर बनती है, लेकिन शायद वो उस काबिल नहीं होती है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वजह क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना पड़ेगा और वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल इस कहानी को मैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से शुरू करूंगा और ख़त्म भी करूंगा। दरअसल एक जो लड़की होती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे का बता दूं कि एक जो लड़की होती है, जिस लड़की का नाम सोनम होता है। दरअसल सोनम जब पुलिस के पद पे तैनात होती है तो एक दिन वो ड्यूटी पे नहीं जाती है। उसके जो सीईओ साहब होते हैं बोलते हैं कि जाओ देख कर के आओ। लेकिन एक जब कांस्टेबल जाती है उसके रूम पे, देखती है तो जो लड़की होती है वो फंदे से लटकी होती है। अब पूरा ये मामला जानते ही पूरे हड़कंप मच जाता है कि आखिर वजह क्या थी। दरअसल वहां से एक सुसाइड नोट भी मिलता है। तो आखिर क्या लिखा था सुसाइड नोट में और आखिर वजह क्या थी उस लड़की को सुसाइड करने की? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जिस वजह से उस लड़की को, जो सरकारी पद पे, यानी कि वो भी देश की सुरक्षा करने वाले पद पे रहते हुए, उस लड़की ने सुसाइड किया था, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था? आखिर वजह क्या थी? चलिए सच्ची घटना का जिक्र करते हैं और जानते हैं कि आखिर वजह क्या थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना गुजरात के अहमदाबाद की है। दरअसल सच्ची घटना का जिक्र करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत इस परिवार में तकरीबन 50,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा कि आप लोग इतना प्यार और भरोसा हम पे जता रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और भरोसा और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए सच्ची घटना के लिए आगे बढ़ते हैं और आखिर हुआ क्या था। दरअसल जो गुजरात का अहमदाबाद है उसी के अंतर्गत एक थाना लगता है, पाल्टी थाना। दरअसल उसी पाल्टी थाने के अंतर्गत एक महिला कांस्टेबल होती है जिनका नाम सोनम होता है। दरअसल सोनम के बारे में शुरू से जानते हैं कि आखिर सोनम का ये जो सफ़र था वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचा। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि जब महिला के पास से सुसाइड नोट मिलता है तो वो उसकी तफ्तीश जारी होती है और एक कहानी निकल करके सामने आती है। मैं उस बात को बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दरअसल जो कहानी निकल करके सामने आती है, एक परिवार रह रहा होता है और उस परिवार में दो बेटियां होती हैं और उनकी माँ होती है। दरअसल दो बेटियों में एक का नाम सोनम होता है तो दूसरी का नाम सुहानी होता है। दोनों बहनें बहुत ही होनहार होती है, पढ़ने लिखने में दोनों होनहार होती हैं। साथ ही साथ जो उनकी माँ होती है वो लोगों के घरों में बर्तन मांजा करती है, झाड़ू पोछा का काम किया करती है और उससे अपनी बेटियों की परवरिश करती है। पिता का साया बहुत पहले ही उठ गया था, क्योंकि जब दूसरी बहन यानी कि जो सुहानी है, जब उसका जन्म हुआ था, जन्म के तकरीबन 3 साल बाद ही उसका जो पिता था कैंसर से पीड़ित होता है और उस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब इन दोनों बेटियों की परवरिश की जो जिम्मेदारी होती है वो सोनम की माँ के ऊपर चली जाती है, सुहानी की माँ के ऊपर चली जाती है और आखिर जो उसकी माँ है वो बड़ी ही जिम्मेदारी से, बहुत ही बखूबी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। अपनी बेटियों के पढ़ाई में, अपनी बेटियों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखती है। चाहे उनको बेटियों को किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हमेशा रहती है। चाहे उसको एक घर की बजाय 10 घरों में बर्तन मांजना पड़े, 10 घरों में पोछा लगाना पड़े, लेकिन जो औरत होती है वो करने के लिए तैयार होती है। दरअसल उस औरत का नाम सावित्री होता है। बहुत ही नेक दिल इंसान होती है औरत और ऐसा ही करके सब कुछ उनके जीवन में सही चल रहा होता है। लेकिन जो बड़ी वाली लड़की होती है वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी होती है, छोटी वाली भी पढ़ने में बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन जो बड़ी वाली होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, छोटी वाली छोटी होती है। अब इसीलिए जो बड़ी वाली थी वो जब 12th क्वालिफाई कर जाती है, अब इसीलिए वो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में भी लग जाती है, घर पे रह करके पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के दौरान उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो लोग जा करके
फीस अफोर्ड कर सके कोचिंग की, और महीने का 700-800 रुपये या फिर बैच का जो भी 4000-5000 रुपये लगता है वो दे सके, और देने के बाद वो अपनी पढ़ाई को आगे कंप्लीट कर सके। लेकिन वो पढ़ने में इतनी होनहार थी और उसने अपने बल पे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है, और उसी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को वो पहले अटेम्प्ट में तो वो फेल हो जाती है, और फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। दरअसल हिम्मत नहीं हारने के पीछे एक और वजह होती है कि जो उसकी माँ होती है, जो उसकी छोटी बहन होती है, वो दोनों मिलकर के अब काम करने लगती हैं और कहती हैं कि दीदी आप पढ़ो, आप पढ़ करके जब अफसर बन जाओगी, जब आप बढ़ करके पुलिस बन जाओगी, तो हो सकता है कि आपकी वजह से फिर मैं भी पढ़ सकूं, आपके पास पैसे हो जाएंगे, इस वजह से फिर मैं भी पढ़ने लगूंगी, सब कुछ अच्छा चलने लगेगा, और फिर हम लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। जो सोनम होती है वो कहती है कि ठीक है। सोनम पढ़ाई में आगे फिर मन लगाती है। सुहानी और उस सुहानी की जो माँ सावित्री होती है, ये दोनों मिल करके जॉब करते हैं, और जॉब करने के माफ़ी चाहते हैं, लोगों घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, पढ़ा लिखा करके अपनी बेटी को फिर से आती है वो वैकेंसी 2014 वाली, और 2014 की वैकेंसी में जो उसकी लड़की होती है यानी कि जो सोनम होती है, उसका बतौर पुलिस कांस्टेबल के पद पे उसकी तैनाती हो जाती है। तैनाती तो हो जाती है, लड़की अपना वहाँ पर जा करके ज्वाइन भी कर लेती है, सब कुछ अब जीवन में अच्छा चलने लगता है। जो भी उसके पास पैसे रुपए मिला करते थे, उस पैसे रुपए को वो अपनी माँ को दिया करती थी, अपनी बहन को दिया करती थी, अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया भी करती थी। कुछ समय तक के लिए तो जो उसकी बहन होती है यानी कि जो सुहानी होती है, वो अपनी बहन के ही वहाँ जाती है और जा करके वहीं पर रह रही होती है, कुछ समय रहती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। सुहानी कहती है कि दीदी मेरा आप एडमिशन यहीं पे करा दो, मैं यहीं पे रह करके पढ़ना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो फिर माँ का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि माँ वहाँ से यहाँ पे आएगी नहीं। बार बार वो अपनी माँ से भी बात करती है और कहती है कि माँ आप भी यहीं पे चले आओ, आप यहाँ पे रहोगे तो सही रहेगा, हम तीनों लोग साथ ही रह जाएगा। तो जो उसकी माँ होती है कहती है कि बेटा अभी तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, अभी कुछ समय तक वहाँ पे जॉब कर लो, अगर फिर आगे चल के देखा जाएगा, साल 2 साल बाद 6-7 साल बाद अगर देखा जाएगा लगेगा तो फिर ये ठीक है, फिर हम लोग रह लिया जाएगा। लेकिन जो सावित्री जी होती हैं वो बहुत ही अच्छी दिल की इंसान होती है, वो कहती हैं कि ठीक है बेटा देखते हैं। इतना सारे बात होने के बाद फिर वो भी कहती हैं कि वो देखते हैं, और देखने कहने के बाद से फिर वो आगे अपने काम में लग जाती हैं। इधर जो सोनम होती है वो भी अपने काम में लग जाती है, अपने जो ड्यूटी होती है उसी ड्यूटी में रम जाती है, और इधर जो सुहानी होती है वो अपने पढ़ाई में रम जाती है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, सब कुछ इनका जीवन में सही चलने लगता है। अब इसी दौरान जो सुहानी की जो बड़ी बहन यानी कि जो सोनम है, सोनम जब आया जाया करती थी पढ़ने के लिए, जब ये 12th में थी, उससे हम ज्वाइनिंग से कुछ देर पहले आते हैं, कुछ दिन पहले आते हैं। जब वो 12th में थी तो जब वो स्कूल आया जाया करती थी, तो स्कूल आने जाने के दौरान वो हमेशा पैदल ही आ जाया करती थी। लेकिन अब इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिस लड़के का नाम ब्रिजेश होता है। दरअसल ब्रिजेश जो है वो रिक्शा चलाता था। ब्रिजेश रिक्शा तो चलाता था और उसको उसी रास्ते से प्रतिदिन जाना होता था शहर के लिए। वहाँ से जाकर के वो सवारी भरता, भरने के बाद से फिर वो अपना दिन भर का रूटीन किया करता था। लेकिन वो सुबह ही जाया करता था जिस टाइम पे सोनम स्कूल जाया करती थी। दरअसल सोनम जब स्कूल जाती थी तो ये ब्रिजेश जो था रिक्शे वाला, वह उसी रास्ते जाता था, तो ये अक्सर उसको बिठा लिया करता था और उससे पैसे भी नहीं लिया करता था, क्योंकि उस लड़की को वो जानता था, गाँव का ही था। अब इसलिए उसको जानता था, जानने के बाद से फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी उसके लिए। ये जाया करती थी उसी के स्कूल में बैठ के, और रिक्शे में बैठ करके चली जाया करती थी, और फिर वहाँ से शाम को अकेले चली आया करती थी अपनी सहेलियों के साथ। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच में रिक्शे पे चढ़ते चढ़ते पता नहीं कब ये इसके भूत पे चढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अब कहीं ना कहीं प्रेम होने लगता है, कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है। एक लड़की और एक लड़का दोनों रिक्शे पे बैठ करके प्रेम प्रसंग रचा लेते हैं। बड़ा ही अजीब बात है। अब इधर जो लड़की है और जो लड़का है, इन दोनों के बीच में प्रसंग चलता है। अब इसी दौरान जो उसकी ब्रिजेश है, ब्रिजेश पहले से शादीशुदा होता है, उसकी शादी हो गई रहती है, लेकिन ये बात वो सोनम को नहीं बताया रहता है। सोनम को लगता है कि ये कुंवारा है, और उसके बाद इन दोनों की बातचीत भी होती रहती है, क्योंकि वो गांव का ही था, जैसे कि अगल बगल के जो गांव होते हैं उस टाइप का था। लेकिन सोनम को ये फिर बाद में बता भी देता है कि वो अब शादीशुदा है, लेकिन सोनम को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रह लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब मेरी भी शादी हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो कहता है कि ठीक है। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन इसी दौरान साल 2014 वाले बैच के बाद फिर इसकी सोनम की पोस्टिंग हो जाती है, और ये अपने थाने पे यानी कि पार्टी थाने पे चली जाती है। इधर थाने पे चली जाती है, लेकिन इधर जो ब्रिजेश होता है उसके दिमाग में शक का जो घेरा है वो बरकरार रहता है।
वो सोचता है कि अब तो ये पुलिस कांस्टेबल हो गई है, अब इसका मुझसे मतलब ही नहीं रहेगा, ये अलग अलग लोगों के साथ उठेगी बैठेगी, इसके अलग अलग लोगों से संबंध बन जाएंगे, अलग अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे इसको, हो सकता है कि ये किसी और से अपना प्रेम प्रसंग रचा ले, किसी और के साथ वक्त गुजारे। अब इसी चक्कर में जो ब्रिजेश होता है बार बार उसको लड़की को फोन किया करता था, उस लड़की को वीडियो कॉल किया करता था। ऐसे ही जो लड़की थी वो तंग आ जाती है। दरअसल लड़की का मानना ये था कि ब्रिजेश को ये शक था कि वो किसी और से अफेयर है, उसका किसी और से प्रेम प्रसंग रखता रही है। जब वो फोन रखती है तो वो उस लड़के के पास चली जाती है, उस लड़के का शारीरिक संबंध बनाती है, उस लड़के के साथ उसका अवैध संबंध बरकरार रहता है। अब ऐसे ही ये सारी बातें, वो जो ब्रिजेश है उसके दिमाग में ये सारी बातें घर कर जाती हैं, सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन आखिर होना तो कुछ और ही था। अब इसी वजह से जो ब्रिजेश है उसको इस कदर टॉर्चर करता है, इस कदर टॉर्चर करता है कि जो लड़की है वो परेशान हो जाती है। लड़की जो थी वो ड्यूटी पे भी नहीं जाती थी, कभी कभार वो रूम पे ही रह जाया करती थी, तो कभी कभार जाती भी थी। जब भी वो जाया करती थी तो वो हमेशा, जब उसकी जो ये 100 नंबर वाली गाड़ी होती है उसी में उसकी ड्यूटी लगा करती थी, तो वो हमेशा वीडियो कॉल पे रहा करती थी। दरअसल उसको इस बात का शक था ब्रिजेश को कि जो ये 100 नंबर की गाड़ी होती है उसमें 2 कांस्टेबल भी होते हैं, 2 महिला कांस्टेबल होती है। उसको लगता था कि ये दोनों बीच में से इसी में से किसी का इसके साथ अफेयर है, क्योंकि ये जब भी गाड़ी बदलने के लिए बोलता था तो जो सोनम है वो गाड़ी बदलती नहीं थी। दरअसल वो बदलती भी कैसे, क्योंकि जो ऊपर के आदेश रहेंगे वो तो उसी के फॉलो करेगी, क्योंकि जो उस गाड़ी में उसको भेजा जाएगा उसी गाड़ी में जाएगी, और एक बार जो गाड़ी मिल जाती है फिर उसी गाड़ी में जाना आना रहता है, ये सभी को पता है। अब इसी बात से जो ब्रिजेश है वो खाली खाली खफा रहा करता था और उसको डांट लगाया करता था, पूरे दिन वीडियो कॉल लगा करता था। यानी एक तरह से जो सोनम होती है वो मेंटली रूप से पूरा डिप्रेस्ड हो जाती है, एकदम परेशान हो जाती है। आखिर उसको समझ में नहीं आया था कि वो करे तो क्या करे। एक तरह से जो ब्रिजेश था उसके पूरे दिमाग पे चढ़ चुका था, और उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। और एक दिन होता ही कुछ और है। दरअसल नौकरी के तकरीबन 4 साल लगभग धीरे धीरे किसी तरह खींचतान करके बीत जाते हैं, लेकिन जो ब्रिजेश है उसके नखरे कम नहीं होते हैं। अब इधर सोनम के शादी की बात चलने लगती है। जैसे सोनम की शादी की बात चलती है, जो ब्रिजेश जब इसको बारे में पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुमको शादी नहीं करनी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर जो सोनम है वो कहती है कि तुम तो पहले से शादीशुदा हो, क्या तुम अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद करोगे? तो वो कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, मैं तुमसे शादी करने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब इस बार जो सोनम है वो शादी करने के लिए उससे तैयार हो जाती है, लेकिन आखिर उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर एक शादीशुदा लड़के से वो शादी करेगी तो जो उसका बच्चे भी है, जो उसके बीवी है, उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक काम करती है कि उससे शादी नहीं करती बल्कि दूसरे शादी करती है। ऐसा सोच करके जो सोनम है वो आगे बढ़ती है अपने जीवन में, लेकिन जो ब्रिजेश है उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसको टॉर्चर पे टॉर्चर करता है। उसके साथ जो उसने कुछ वक्त गुजारे थे उसकी वीडियोज उसने रखी हुई थी, और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे, अगर तुम मेरे साथ वीडियो कॉल पे नहीं रहोगे 24 घंटे, तो फिर मैं इस सारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। तमाम धमकियां देता है उसको। धमकियां देने के बाद से फिर आखिर वो करता भी तो क्या करता, लेकिन जो लड़की है वो कहती है कि अगर तुम इतना मुझे टॉर्चर करोगे तो फिर मैं मर जाऊंगी, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मर जाओगे तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि जब तुम नहीं रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। अब ये सारी जब बातें होती है, सोनम एक दिन पूरी तरीके से परेशान होती है, नहा धो करके तैयार होती है। सभी जो पुलिस के कांस्टेबल होते हैं, सभी जो टीम होती है अपने अपने ड्यूटी पे जाने के लिए, सभी लोग तैयार होते हैं और तैयार होकर के सभी थाने में पहुंचते हैं। लेकिन ये जो सोनम होती है वो थाने पे नहीं पहुंचती है। थाने पे जब नहीं पहुंचती, जो आके एसओ होते हैं अजय कुमार जी, वो पूछते हैं कि आखिर जाओ देख करके आओ कि आखिर सोनम आई क्यों नहीं, क्योंकि सोनम को बार बार फोन किया जाता है, क्योंकि उनको कहीं दबिश देने जाना होता है, तो इसीलिए बार बार सोनम को फोन किया जाता है कि सोनम आ जाए तो फिर सभी लोग निकला जाए। लेकिन जो सोनम है वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, ना ही सोनम फोन उठा रही थी, ना ही कोई जवाब दे रही थी। अब ऐसे ही कुछ समय जब बीतता है तो सोनम के बगल में ही रहने वाली एक पड़ोसी होती है जिसका नाम प्राची होता है। दरअसल जो प्राची है, प्राची को जो एसओ होते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो कि जाओ और जा करके देखो कि आखिर वो कर क्या रही है। ऐसा तो नहीं कि फोन उसका साइलेंट है और वो अपने काम में कोई काम कर रही होगी। लेकिन जब प्राची उसके कमरे में पहुंचती है तो दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है अंदर से। अब इसीलिए वो परेशान होती है, लेकिन उसको तरीका पता होता है दरवाजा खोलने का। अब इसीलिए वो दरवाजा खोलने के चाहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। अब फिर वो सोचती है क्यों ना खिड़की से देखा जाए। अब इसीलिए जो प्राची है वो खिड़की से देखने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो खिड़की से देखती है तो देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके मुंह से चीखें निकल जाती है और वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि अरे ये क्या, सोनम तो आत्महत्या कर ले रही है। अब जैसे ही ये सब बातें सुनी जाती है तो आस पड़ोस में उतने लोग थे नहीं, लेकिन वो तुरंत
नज़दीकी जो एसओ साहब होते हैं उनको फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर तो जो ये सोनम है, सोनम ने फांसी लगा ली है और ये फांसी के फंदे पे झूल रही है, जल्दी से आप आ जाइए। वहाँ के जितने भी कांस्टेबल होते हैं, जितने भी दरोगा होते हैं, सभी लोग दौड़ते भागते उसके रूम पे आते हैं और रूम पर आ करके उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। तोड़ करके लोग जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो सोनम है वो पहले से ही मर चुकी है। फिर उसको उतारा जाता है। उतारने के दौरान उसके हाथ में एक सुसाइड नोट होता है। दरअसल जो सुसाइड नोट है उसके हाथ में दबा हुआ होता है और उस सुसाइड नोट को जब एसओ साहब जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान सारी बातें उसमें बयां की गई थी कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों कदम उठाया, आखिर वजह क्या थी। और सारी जब वजह सभी लोग जानते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस लड़की की बॉडी को नीचे उतारा जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम का जब खुलासा होता है तो उसमें ये साफ जाहिर हो जाता है कि लड़की ने फांसी लगाई है, आत्महत्या की है। और फिर उसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी को उसके गांव भेजना चाहिए, लेकिन जो एसओ साहब है पहले उसकी माँ को फ़ोन करते, उसकी बहन को फ़ोन करते, सारी बातें बताई जाती है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। माँ का कलेजा फट जाता है, जब पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक ही तो बेटी उनकी सहारा बनी थी, वो भी इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो एक माँ ने दिन रात सपने देखे थे, मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था अपनी बेटी को, आज वही बेटी उसका सहारा जो बनी थी वो चली गई। लेकिन जब उस पेपर के बारे में जिस लड़के का नाम जिक्र हुआ था, जो ब्रिजेश नाम का लड़के का जिक्र हुआ था, जो पुलिस की टीम है जब उससे पूछा जाता है, यानी सुहानी से पूछा जाता है कि आखिर ये बताओ कि ये ब्रिजेश कौन है, तो जो सुहानी होती है वो बताती है कि ये ब्रिजेश कोई और नहीं बल्कि हमारे ही गांव के बगल का एक व्यक्ति है जो ये रिक्शा चलाता है और रिक्शा चला करके अपना गुजारा करता है। कुछ ही समय पहले इसने एक ऑटो रिक्शा लिया था। दरअसल वजह ये भी थी कि जो सोनम है जब कमाती थी तो उससे कुछ सैलरी उसने अपने उस प्रेमी को वो भेज दिया करती थी, जिससे वो इकट्ठा करने के बाद से जो प्रेमी उसका है वो एक ऑटो भी ले लेता है और अब ऑटो चलाने लगता है, उससे उसकी कमाई भी होने लगती है। दरअसल अब इस बात का उसको ज़्यादा दुख हो गया रहता है कि अगर ये दूसरे शादी कर लेगी तो फिर मुझे पैसे भी नहीं देगी। अब इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो तो थाने में मिलने वाले थे, लेकिन आखिर वजह क्या होती है आगे। दरअसल जो पुलिस की टीम है उस ब्रिजेश की जब घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि ब्रिजेश तो घर पे ही है ही नहीं। जब ब्रिजेश के बारे में जब ब्रिजेश को जो खोजा जाता है, तुरंत जो एसओ साहब होते हैं वो टेक्निकल टीम का तुरंत ऑन स्पॉट सहारा लेते हैं, उसके नंबर को ट्रेस कराया जाता है। दरअसल जब नंबर को ट्रेस कराया जाता है तो वो एक गाँव से बाहर एक छोटा सा जंगल होता है, उसी जंगल में उसकी लोकेशन दिखा रही थी। उस जंगल के पास पुलिस की टीम पहुँचती है, वहीं पर उसका ऑटो खड़ा होता है और उसी खड़े ऑटो में वो जो व्यक्ति होता है सो रहा होता है। दरअसल जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, जब उसको जगाने की कोशिश करती है तो देखती है कि ये व्यक्ति भी तो मरा हुआ पड़ा है। बड़ी अजीब बात होती है कि उधर उसकी प्रेमिका मर जाती है, इधर प्रेमी मर जाता है। दरअसल इधर जो लड़का होता है यानी कि जो आदमी होता है उसने जहर खा लिया था और जहर के फैल जाने की वजह से जो व्यक्ति है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, वो मर जाता है। दरअसल जब ये सुसाइड कर रही होती है, सुसाइड करने के दौरान ये वीडियो कॉल लगाई हुई थी और उससे वो इतना परेशान थी, परेशान होने के दौरान उससे कही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी। इधर जो व्यक्ति होता है वो भी कहा रहता है कि वो भी अगर वो सुसाइड कर लेगी तो वो भी सुसाइड कर लेगा। उसने भी अपनी जहर की पुड़िया दिखाई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि सोनम शायद सच में फांसी लगा लेगी और वो फांसी के फंदे पे झूल भी जाती है। झूलने के बाद से इधर जो वो व्यक्ति होता है यानी कि जो ब्रिजेश होता है वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है और ये दोनों जो परिवार है वो फिर से उजड़ जाता है। यानी कि एक जो खुशियों की लहर कुछ दिन पहले दौड़ी थी, कुछ समय पहले दौड़ी थी, वही खुशियों की लहर फिर वही पानी बन के दौड़ने लगी, फिर वही आंसुओं का दरिया बन के दौड़ने लगा। सबकी आंखों में एक जो परिवार हंसता खेलता परिवार था वो पूरा परिवार टूट जाता है। यानी कि एक जो सुहानी है उसकी माँ है, उसको लाखों उम्मीदें थी सोनम से, लेकिन वो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इधर जो ब्रिजेश है, ब्रिजेश के परिवार की जो सारी उम्मीदें हैं वो सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, सारी जो उम्मीदें हैं वो भी टूट जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और पूरा परिवार टूट जाता है। दरअसल इस सच्ची घटना को सुना रहा हूँ, इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हमारे यहाँ ही एक नई ज्वाइनिंग हुई थी लोको पायलट की, शायद मैंने ये बात आपको किसी वीडियो में बताई होगी। लोको पायलट वाले लड़के की ज्वाइनिंग हुई थी, उसका पिता जो था वो भी ऑटो रिक्शा माफी चाहते हैं रिक्शा चलाता था। रिक्शा चला करके अपने बेटे को पढ़ाया था, उसने उसको इलाहाबाद भेजा था। इलाहाबाद भेज करके अपने बेटे को पढ़ाया, जो भी उसको पैसे खर्चे की जरूरत पड़ती थी उसको भेजा करता था, क्योंकि अगर इलाहाबाद में लड़का रह रहा है तो उसकी फीस जो भी लगे वो तो लगे, लेकिन 5,000 रुपये उसको बहुत मिनिमम अगर लड़का खर्च करता है तो भी उसको चाहिए होता है, क्योंकि उसके खर्चे के लिए 5,000 रुपये कम भी पड़ जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने रिक्शा माफ़ी चाहते हैं उस व्यक्ति ने रिक्शा चला करके अपने बेटे को पढ़ाया, लेकिन वही बेटा
जब लोको पायलट होता है तो आशिकी के चक्कर में आता है और ये इसी उत्तर प्रदेश का एक जनपद लगता है मऊ। उसी मऊ जनपद में वो किराए का रूम लेता है। पहले उसकी पोस्टिंग रहती है और पोस्टिंग के दौरान वो अभी अंडर ट्रेनिंग रहता है और उसको आशिकी का भूत इतना चढ़ा रहता है कि वो भी जब अपने प्रेमिका से बातचीत कर रहा होता है उसी दौरान वो वीडियो कॉल पे होता है और वीडियो कॉल उसका चलता ही रहता है। जो व्यक्ति है वो लड़का जो है, जिस लड़के का साथ प्रिंस नाम था, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का था और उसने ऑन कैमरा फांसी लगाई और फांसी लगा करके फंदे पे झूल गया और इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। वो भी लड़का इकलौता लड़का था अपने माता पिता का, जो पिता रिक्शा चला करके अपने बेटे को पढ़ाया था, वही बेटा इस दुनिया को छोड़ करके एक लड़की के चक्कर में चला जाता है और शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो एक और लड़के की मैं बात आपको बता दूं कि जो लड़का है उसकी प्रेमिका की शादी हो रही थी। जो लड़का था उस लड़के ने जहर खाया था और जहर खाने के बाद उसकी प्रेमिका शायद अगर ये जा करके उससे बातचीत करता तो शायद मामला संभल सकता था या फिर नहीं भी संभलता। लेकिन आखिर उसको अपनी जान देने की क्या जरूरत है? दुनिया में लड़कियों की कमी है या फिर कोई लड़की है उसको लड़कों की कमी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत क्या है जान देने की एक दूसरे के लिए? बल्कि जो लड़का था उसने अपने परिवार में उस लड़के के सर से पिता का साया उठा हुआ था, लेकिन उस लड़के ने इतना भी नहीं सोचा। बड़ा भाई कमा रहा था, कमा करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। छोटे भाई को जब आशिकी चढ़ती है तो वो दुष्ट लड़का उस लड़की के चक्कर में, जिस लड़की की शादी हो रही थी, जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन इस लड़के ने जहर खाया और जहर खा करके इस दुनिया को छोड़ करके चल दिया। अब उसमें इस लड़की का क्या बिगड़ा? लड़की तो अपनी शादी उसकी हुई ही, शादी करने के दौरान लड़की अपने घर चली जाती है और वो लड़की आज की डेट में 2 बच्चों की माँ बन चुकी है और वो खुशी खुशी रह रही है। लेकिन इधर जो लड़का है इसका परिवार तो टूट गया, इसका परिवार तो उजड़ गया और ये इस दुनिया को छोड़ करके जब लड़का चला गया तो आखिर बचा ही क्या? 2 भाई बचे, दोनों भाई अपना गुजारा करते हैं अपने परिवार का। तो कृपया आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें। जो भी है इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इन सब चीज़ों के चक्कर में, फालतू की चीज़ों के चक्कर में मत पड़े। किसी के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। बहुत जान देने वाले आपके लिए मिलेंगे और बहुत जान लेने वाली भी आपकी मिलेंगी। तो फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उम्मीद है कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा अपने प्रदेश का नाम, अपना नाम। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।